हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब खम्बा खनी दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में जिसका नाम है जीएसटी सीरीज। आप देख रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। जी हाँ, आज तक हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोग ने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था? 3 पिलर्स ऑफ जीएसटी, जिसमें एक पिलर क्या था? टाइम ऑफ सप्लाई। एक पिलर क्या था? प्लेस ऑफ सप्लाई। और थर्ड पिलर का नाम क्या था? वैल्यू ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई आई होप आपने पढ़ लिया होगा पिछले लेक्चर में। अब हम सीख रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। नाउ सर, वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? एज वी डिस्कस्ड, द वैल्यू ऑफ सप्लाई का इंपॉर्टेंस इज बहुत बहुत ज़्यादा कंपेयर टू एनी अदर चैप्टर। वाई? बिकॉज आप जब जीएसटी भरते हो, ऑन व्हाट अमाउंट यू पे जीएसटी इज वैल्यू ऑफ सप्लाई। Until and unless you don't know how to calculate the value of supply, on which amount will you pay your GST to the department? So here comes the most important chapter of the GST series, which is value of supply। और आपके सामने प्रस्तुत हैं मेरे बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स, जो आपको हेल्प करेंगे एज यूजुअल कि किस तरह से हम लोग जीएसटी को और ज़्यादा सिंप्लीफाई वे में पढ़ सकते हैं। इनके बाद में अपन बीच बीच में रेफरेंस देते रहेंगे और जाते रहेंगे मॉड्यूल के अंदर भी, सो डोंट वरी, मॉड्यूल भी कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दिस ये चार्ट से हेल्प भी लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है ना, बेसिकली मेनली दो पार्ट में इनिशियली डिवाइड किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो सप्लाई मेड टू, एक सेकेंड, ओके, सबसे पहली बात, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अब देखो, जैसे ही बात करते हैं रिलेटेड पर्सन या अनरिलेटेड पर्सन, तो अपन ने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीखा है रिलेटेड पर्सन मतलब क्या। फिलहाल के लिए, जस्ट फॉर योर नॉलेज पर्पस एंड सिंप्लिसिटी के लिए, रिलेटेड मतलब वो पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो आपका क्या देखना है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में, सपोज करो मैं सप्लायर हूँ, मैं किसी को मेरे गुड्स बेच रहा हूँ या किसी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, अगर मेरे ट्रांजैक्शन में किसी भी एंगल से वो बंदा मुझसे रिलेटेड नहीं है, प्लस वो जो मैं प्राइस उससे चार्ज कर रहा हूँ, वो उस प्राइस को चार्ज करने में मनी, यानी कि प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, वहाँ मैं कुछ बीच में नॉन मॉनिटरी नहीं घुसा रहा हूँ, तो इन दैट केस, इन एनी ट्रांजैक्शन, अगर उस ट्रांजैक्शन में मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ अनरिलेटेड पर्सन से और प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू, मतलब वही वैल्यू जिस पे आपने ट्रांजैक्शन किया होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने ये बॉटल किसी को बेची है 1000 रुपये में। एक बात सोच के बताओ, ये बॉटल 1000 रुपये की है क्या? नहीं ना, 100 रुपये की। मैं कितने में बेची? 1000 में। डजेंट मैटर। अगर सामने वाला बंदा रिलेटेड नहीं है, यानी कि अनरिलेटेड है, प्राइस इसके बदले सिर्फ प्राइस ही मांगा है, प्राइस इज अ सोल कंसिडरेशन, तो नो मैटर मैंने कितने में भी बेचा हो, जिस प्राइस में मैंने बेचा हो, जिस प्राइस में मैंने ट्रांजैक्शन किया हो, वही प्राइस क्या बन जाएगा? इट वुड बिकम डायरेक्टली एज वैल्यू ऑफ सप्लाई और इसी पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। नाउ सेकेंड सेगमेंट क्या है? सेकेंड सेगमेंट इज एनी अदर सेगमेंट विच इज नॉट कनेक्टेड टू फर्स्ट सेगमेंट, यानी कि या तो आपने सप्लाई दिया है उसको जो है रिलेटेड पर्सन, एग्जांपल मैंने मेरे भाई को सप्लाई दिया है, भाई को सप्लाई दिया है, तो क्या डिपार्टमेंट आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को सीधा सीधा मान लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा? द आंसर इज नो। आई होप आप इस बात को समझते हैं कि फर्स्ट केस को इतना तवज्जो क्यों दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे अनरिलेटेड पर्सन है, तो डिपार्टमेंट को कोई शंका वाली बात ही नहीं है। डिपार्टमेंट क्या सोचता है, अरे वो बंदा उससे कनेक्टेड ही नहीं है, तो वहाँ पे क्यों कोई चीटिंग का कोई असर बन सकता है। तो वहाँ क्लियरेंस कर दिया कि रिलेटेड बंदा भी नहीं है, प्राइस ही लिया है, सोल कंसिडरेशन प्राइस है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ट्रांजैक्शन किया उसको मान लेंगे। लेकिन बाकी सारे केसेस में कुछ ना कुछ शक, शंका या डाउट पॉसिबल है। देखो, रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया, या फिर सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। मैंने ये सामने वाले को बोला कि मेरे से ये बॉटल ले ले और बदले में मुझे कुछ और भी दे दे। 1000 रुपये की बॉटल है, एक काम कर 300 रुपये के बदले कुछ और सामान दे दे और 700 रुपये कैश दे दे। तो यहाँ पे डिफिकल्टी आ गई ना। अगर प्राइस इज नॉट द ओनली सोल कंसिडरेशन, इसका मतलब वहाँ कोई दिक्कत है। ये दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि डिपार्टमेंट आएंगे गन पट्टी पे ऐसे लेके बता, सिर्फ यही है कि ये जो स्पेशल केसेस है, यहाँ पे डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली रूल्स स्पेसिफाई किए हैं, स्पेसिफिकली सीजीएसटी रूल्स उनका नाम दिया जाता है। उन रूल्स के तहत हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे।
यानी कि अगर आप एक बहुत ही जेन्युइन, बहुत नॉर्मल से है जहाँ पे आप सप्लाई कर रहे हैं अनरिलेटेड पर्सन, यानी कि अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ में सोल कंसिडरेशन आपका क्या है, प्राइस ही है। सो इन दैट केस आप सेफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा बन गया, ट्रांजेक्शन वैल्यू बन गया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन बाकी किसी भी केस में हमें जाना पड़ेगा रूल्स के तहत और चेक करना पड़ेगा रूल्स में क्या लिखा है। तो हम रूल्स में चलते हैं कुछ देर के अंदर। उसके पहले एक बात है, बहुत समझिए, जैसे ही आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई लिया, भले ही आपने सेक्शन 15(1) यानी कि ट्रांजेक्शन वैल्यू वाला सप्लाई ले लिया, या फिर एज पर रूल्स आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाला, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐड और कुछ चीज़ें लेस होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट एडिशनली और बनती है ऐड होने के बाद, और कुछ चीज़ें हैं जो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऑलरेडी है तो वो हटा दी जाती हैं। हैव अ लुक, वो कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ देखो। वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड वाला पार्ट सेक्शन 15(2) में है, बट आपको ऑलरेडी पता है एज यूजुअल हम लोग कभी भी सेक्शन पे इतना फोकस नहीं करते हैं, स्पेसिफिकली सब सेक्शन पे इतना फोकस नहीं करते हैं। मेन सेक्शन आपको देखना है सेक्शन 15, दैट्स इट। देखो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, इसका मतलब आपके उस ट्रांजेक्शन पे, आपके पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालने के लिए आप सब चीज़ों को ऐड करोगे, सारे टैक्सेस को ऐड करोगे सिवाय जीएसटी के टैक्सेस के। अब जीएसटी के कौन कौन से टैक्सेस हैं? जीएसटी के टैक्सेस हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। जो भी जीएसटी के टैक्सेस हैं इनको हटा दोगे, और इसके अलावा जितने भी और टैक्स हैं, एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्स, एक्साइज टैक्स, फिर आपका एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई भी तरह का टैक्स हो, वो सब टैक्सेस ऐड करोगे किसमें? वैल्यू ऑफ सप्लाई में। नेक्स्ट क्या ऐड करोगे? थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर इन रिलेशन टू सप्लाई विच सप्लायर वॉज लाइबल टू पे एंड वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइस। इसका एग्जाम्पल एकदम ध्यान से समझना, फिर इसका लॉजिक भी समझेंगे, और ये आप समझोगे और आप मानोगे कि हाँ डिपार्टमेंट ने सही किया। ये देखो, ये बॉटल है अपनी फेवरेट, ये बॉटल मैं बेचने जा रहा हूँ। सपोज करो मैं ये बॉटल 100 रुपीज़ में बेचने का प्लान कर रहा हूँ। मुझे किसी कस्टमर ने फ़ोन किया, सर मुझे आपकी वो बॉटल ख़रीदनी है। मैंने कहा 100 रुपये। उस कस्टमर ने मुझसे पूछा, आप बॉटल मुझे कहाँ दोगे? क्या बॉटल लेने आपके शॉप पे आना होगा, या वो बॉटल आप होम डिलीवरी करवा दोगे? मैंने क्या आंसर दिया? डोंट वरी, मैं कुरियर कर देता हूँ, आपके घर तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप टेंशन मत लो। ध्यान से सुनना। अब एग्रीमेंट क्या हो गया हम दोनों के बीच में कि मेरा ये गुड्स मैं उसके घर तक पहुंचाऊंगा, और ये हमारा एग्रीमेंट है हमारे बीच में। प्राइस क्या चार्ज किया मैंने? 100 रुपया, यानी कि वहां तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरी। अब मैंने क्या किया? मैंने लगाया दिमाग। मैंने कुरियर कंपनी वाले को ये दे दिया, और मैंने उसको कहा टू पे बेसिस पे मैंने उसको पेमेंट किया। इन शॉर्ट उसका मतलब क्या होता है कि ये बॉटल भैया तू जाके जिसको ये देगा ना बॉटल, उससे तेरे कुरियर का चार्ज उससे ले लेना, यानी कि 10 रुपया। अब कुरियर बॉय गया बॉटल लेके, बॉटल जैसे ही उसको दिया, उस बंदे ने बोला सर आपको कुरियर चार्ज देना 10 रुपया। कस्टमर बोला यार ये क्या बात हुई, बट कस्टमर ने ध्यान नहीं दिया। कस्टमर ने यार छोड़ना, 10 रुपये कौन दोबारा से चिक चिक करेगा। कस्टमर ने 10 रुपये दे दिए और उस बॉटल को उसने डिलीवरी ले ली। इस केस में आप बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या लगता है आपको? अच्छा देखो, बिल कितने का बनाया गया था? कितने में बनाया था? मैंने कितने की बेची बॉटल? 100 रुपये। मैंने कितने लिए उससे? 100 रुपये। तो अगर मैंने 100 रुपये का बिल बनाया है, तो क्या वही 100 रुपये का बिल, यानी कि क्या वही 100 रुपये वैल्यू ऑफ सप्लाई बनेगा? यहाँ पे आंसर इज नो, क्योंकि जैसे कि प्रोविजन में साफ साफ लिखा है और आपको समझ में भी आया, 10 रुपया उस बंदे ने दिया। किसने? मेरे कस्टमर ने, उस जिम्मेदारी के लिए जो मेरी थी। अब अगर वो जिम्मेदारी मेरी थी और उसका पेमेंट कस्टमर ने किया है, तो वो अमाउंट भी मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा, यानी कि VOS वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा 110 रुपया। जी हाँ, 110 रुपया। सॉरी, इनवॉइस तो 100 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट ने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि डिपार्टमेंट GST चार्ज करेगा आपके इनवॉइस वैल्यू पे। डिपार्टमेंट हमेशा ये कहता है
हम तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पे जीएसटी चार्ज करेंगे, और वैल्यू ऑफ सप्लाई स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट ने पूरे सेक्शंस और चैप्टर्स और रूल्स डाल के स्पेसिफाई कर दिया। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो, ठीक है। अच्छा, अदर वे अराउंड, सपोज करो हमारे बीच में एग्रीमेंट था कि ये बॉटल मेरे ही यहाँ पे है, आप यहाँ पे आके लेके जाओ, मैं आपको वहाँ डिलीवरी नहीं करूँगा। बट मेरे कस्टमर ने फोर्स किया, नहीं आप प्लीज़ डिलीवरी के चार्ज मैं दे दूँगा, प्लीज़ आप दे दो, प्लीज़ आप डिलीवरी करवा दो। इन दैट केस एक बात बताओ, हमारे एग्रीमेंट के अंदर क्या ऐसा कुछ था कि मेरी जिम्मेदारी थी वहाँ तक पहुँचाने की? हमारे सेल एग्रीमेंट में ये एग्रीमेंट नहीं था। इन दैट केस मैंने कहा ठीक है सर मैं भेज रहा हूँ, जो भी चार्ज होगा आप दे देना। तो इन दैट केस वो बंदा जो चार्ज वहाँ पे भर रहा है, फिर वो मेरी जिम्मेदारी का चार्ज भर रहा है क्या? नहीं, वो चार्ज भर रहा है खुद की जिम्मेदारी का। तो वहाँ पे मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड होगा क्या? द आंसर इज नो। सो आई अगेन रिपीट, जो भी सप्लायर की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी का कॉस्ट सप्लायर ही भुगत रहा है, तब तो वो वैसे भी ऐड होगा वैल्यू ऑफ सप्लाई में। अगर वो खर्चा रेसिपिएंट भुगत रहा है, वो कस्टमर भुगत रहा है जिसको मैंने वो गुड सप्लाई किया है, इन दैट केस वो वाला अमाउंट भी ऐड हो जाएगा मेरे वैल्यू ऑफ सप्लाई में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इंसिडेंटल एक्सपेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई इफ चार्ज टू रेसिपिएंट। कोई भी और खर्चा जो मैंने रेसिपिएंट से चार्ज किया होगा, वो खर्चा तो बट ऑब्वियस वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड होगा। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग बोलते हैं एक काम करना ना, ये XYZ चार्ज है ना, आप मुझे अलग से दे देना, मैं बिल में नहीं डाल रहा। अरे भैया, तेरे बिल में नहीं डालने से क्या होगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो भी ऐड हो जाएगा। कई बार हम लोग जैसे कहते हैं कि हमारा बंदा आएगा इंस्टॉलेशन के लिए, सामान का कॉस्ट है 1000 रुपया, इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है 100 रुपया, हम लोग सामान ही आपको बेच रहे 1000 का बिल बनाया और आपको दे दिया। इंस्टॉलेशन भी मेरी ही कंपनी ने कराया, मेरी जिम्मेदारी थी करवाने की, बट आपसे अलग से उसका पैसा वहाँ पे इंस्टॉलेशन पे चार्ज किया गया। तो भैया 1000 का तुमने भले बिल बनाया हो, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? पूरा 1100, यानी कि वी विल ऐड ऑल दी अदर एक्सपेंसेस विच वर कनेक्टेड टू सप्लाई एंड विच वी चार्ज टू रेसिपिएंट। अब अगर मैंने उससे चार्ज नहीं किया तो नहीं बनेगा, ठीक है, बट चार्ज तो किया ही होगा तो बनेगा सप्लाई का पार्ट, वैल्यू ऑफ सप्लाई। Next comes the most important point. Subsidies linked to price of supply other than the ones given by SG and CG, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। हैव अ लुक, ये देखो ये रहा सब्सिडीज। सर सब्सिडीज का क्या मामला है? सब्सिडीज का मतलब क्या होता है? कई बारी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज देती है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टेक माई बॉटल ओनली, चेंज करूँ क्या? नहीं, बॉटल ही ठीक है। बॉटल का एग्जाम्पल लेते हैं। बॉटल की कॉस्ट कितनी है पता है आपको? कितनी है? 100 रुपये। 100 रुपये बॉटल की कॉस्ट है। सपोज करो मैं इसकी कॉस्टिंग 80 रुपये की आती है, मैं 100 रुपये में इसको बेचता हूँ। एक बात बताओ, गवर्नमेंट चाहता है, गवर्नमेंट ने कल एक रूल निकाला, गवर्नमेंट ने मेरे को फ़ोन किया, निखिल ये बॉटल की बहुत स्कैरसिटी है मार्केट में, और कोरोना में जो इस बॉटल से पानी पिएगा उसको कोरोना नहीं होगा, तेरी ये बॉटल बहुत खास है, ये बॉटल तू अब से कस्टमर्स को बेचेगा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। मैंने कहा सर ये कंपनी को चलाने के पैसे आप देते हो? मैंने कहा सर मेरी कॉस्ट 80 रुपये है, मैं 50 में कैसे बेच सकता हूँ? गवर्नमेंट ऑफिसर क्या बोलते हैं? अरे ठीक है निखिल, रो मत, एक बात बता तू कितने में बेच रहा है अभी? 100 में। अगर तू 50 में बेच रहा है, तेरा लॉस कितने का हो रहा है? मैंने कहा सर 50 रुपये का। गवर्नमेंट ने क्या बोला? एक काम कर, 50 रुपया हम तेरे को देंगे, 50 रुपया हम तेरे को देंगे, लेकिन तू कस्टमर को 50 में बेच। एक बात बताओ, 100 रुपये की प्राइस को 50 कम करवाया डिपार्टमेंट ने, 50 डिपार्टमेंट दे रहा है। तो एक बात आप खुद सोच के बताओ कि प्रोडक्ट का कॉस्ट अब क्या होना चाहिए, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? पूरा 100 या 50? द आंसर इज राइट, इट शुड बी 50। वाई 50? बॉस अगर 100 रुपये का सामान है, बट अगर मुझे गवर्नमेंट को सब्सिडी दे रही है और उसको प्राइस कम करवा रही है, तो एनीवे 50, यानी कि जो रेसिडुअल पार्ट है जो मैं भरूंगा, यानी कि जो मैं चार्ज करूंगा कस्टमर से, वही बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरे एग्जाम्पल में सब्सिडी किसने दिया था? गवर्नमेंट ने।
इसलिए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बना, यानी कि वो 100 में से 50 चले गए। अगर किसी और सिचुएशन हो, सपोज करो कल को अपने मुक्कू भाई का फ़ोन आया मेरे को। मुक्कू भाई कौन? मुकेश अंबानी, उनका फ़ोन आया। उन्होंने क्या बोला, अरे निखिल भाई एक काम करो ने, तुम्हारी बॉटल खाली 50 में बेचो ना। मैंने कहा सर नहीं पड़ेगा, 50 कम पड़ रहा है ना, 50 मैं दूंगा। एग्जाम्पल वही है, कंप्लीट सब कुछ वही है, लेकिन मेरे पिछले एग्जाम्पल में गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रहा था, वो 50 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा था मुझे और 50 में बेचने कह रहा था। लेकिन मेरे सेकंड एग्जाम्पल में मुकेश अंबानी मुझे 50 रुपये दे रहे हैं और कह रहे हैं आप 50 में बेचो, तो अब मैं भले ही कस्टमर से 50 ही वसूल करूंगा, लेकिन जो 50 मुझे अंबानी जी ने सब्सिडी दिया है वो सब्सिडी गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं है, इसके लिए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। यानी कि मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पे क्या होगा, पूरा 100 रुपया, 50 रुपया नहीं, पूरा 100 रुपया। देखो यही यहाँ पे लिखा है इंक्लूड वाले पार्ट में, सब्सिडीज लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ सप्लाई अदर देन द वन गिवन बाय SG and CG। यानी कि अगर सब्सिडी आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है तो वो पार्ट नहीं बनेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। अगर उनके अलावा किसी ने भी सब्सिडी दिया तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। कई बार क्या होता है, कस्टमर को टाइम दिया है कि 10 दिन में देना, कस्टमर ने 20 दिन में दिया, तो हमने ऑलरेडी बोल के रखा है कि तुम लेट दोगे तो हम तुमसे इंटरेस्ट लेंगे, तुमसे पेनल्टी लेंगे, कंसिडरेशन लेट देने की कोशिश में हम तुमसे ये सब चार्जेस लेंगे। तो डिपार्टमेंट ने क्या बोला, भाई ये सब चार्जेस तेरे बिल में लिखे हैं क्या? नहीं, लेकिन तू ले रहा है ना, तू ले रहा है मतलब तू कमा रहा है, तू कमा रहा है मतलब हमको भी दे, मतलब उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में कंसिडर कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट आर क्लियर। आई अगेन रिपीट, हम सीख रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोगों ने 2 चीज़ें देखी, हम VOS निकाल सकते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू से या निकाल सकते हैं रूल से। अगर आप एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं अनरिलेटेड पर्सन को और साथ ही साथ में प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, तो वहाँ वैल्यू सप्लाई आएगा सीधा ट्रांजेक्शन वैल्यू। अदर सारे केसेस में जो खास केसेस है वहाँ वैल्यू सप्लाई किससे आएगा, वो आएगा रूल से। उसी के साथ साथ वो हम लोग सप्लाई निकाल लेंगे, वैल्यूएशन निकालेंगे, जो नीचे आएगा रूल्स नीचे आएगा, पड़ेगा वो सब नीचे क्या है। लेकिन उसके पहले हमको जानना था कि वैल्यू सप्लाई आने के बाद में उस पर क्या क्या ऐड और क्या क्या लेस होना ज़रूरी है। हमने क्या देखा, ये 5 चीज़ें हैं जो ऐड करनी ज़रूरी है और अब ये कुछ चीज़ें हैं जो ऐड नहीं होगी, एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। तो अब देखो ज़रा देखते हैं एक्सक्लूड में क्या है। हैव अ लुक ऑन एक्सक्लूड्स। सेक्शन 15(3) बात करता है एक्सक्लूड्स की। डिस्काउंट, एक ही मुद्दा है डिस्काउंट। सर क्या डिस्काउंट को वैल्यू सप्लाई में ऐड करना चाहिए? सोचो आप, सोचो ऐड करना चाहिए क्या? मैंने 100 रुपये की बॉटल है, मैंने कस्टमर को कहा सर 90 में 10 रुपये डिस्काउंट दे दिया आपको, तो क्या मुझे पूरे 100 रुपये की MRP पे वैल्यू ऑफ सप्लाई बोल के उस पर GST भरना चाहिए या 90 पे भरना चाहिए? दिल से क्या आवाज़ आ रही है, सर 90 पे भरना चाहिए, बस वही सेक्शन में लिखा है। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन होगा जनरली कब होगा, सामान बेचते वक्त या सामान बेचने के बाद? ध्यान से देखना, नॉर्मली कब होता है, सामान बेचने के पहले। ये बात आप भी समझते हो, ये बात डिपार्टमेंट भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ। आप सामान बेचते वक्त अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हो तो बट ऑब्वियसली उसको एक्सक्लूड कर देना चाहिए, उसको वैल्यू सप्लाई में ऐड नहीं करना चाहिए। तो वो डिपार्टमेंट भी सेम लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हैव अ लुक। डिस्काउंट 2 तरह के डिस्काउंट है। एक होता है बिफोर, यानी कि आपने बात किया तब दे दिया, या फिर आपने जब आप सप्लाई कर रहे हो तब आपने दे दिया। एक होता है आफ्टर सप्लाई, उसकी बात बाद में करते हैं, आप बताते हैं बिफोर वाले पे। आपने जब सामान बेच रहे हो तभी आपने डिस्काउंट दे दिया, तो आपको चेक करना है क्या वो डिस्काउंट इनवॉइस में शो किया जा रहा है। 100 रुपये का सामान है, मैं अगर 10 रुपये कम में दे रहा हूँ, क्या इनवॉइस फाइनल नेट इनवॉइस 90 का बन रहा है? अगर आंसर येस है तो आप उसको सप्लाई का पार्ट नहीं मानेंगे, यानी कि वो डिस्काउंट हट जाएगा सप्लाई वैल्यू ऑफ सप्लाई के पार्ट से। लेकिन आपने 100 का बिल बनाया, बिल 100 का ही बनाया, बट आपने 90 ही लिया था, डिस्काउंट दिया 10 रुपये का, लेकिन आपने डिस्काउंट बिल में नोट डाउन नहीं किया, बिल 100 का ही है भैया, बिल 100 का ही है ना, तो पूरा का पूरा वैल्यू ऑफ सप्लाई डिस्काउंट क्या दिया, तेल लेने गया।
सर मैं 10 रुपये नहीं लिया, आप मेरा स्टेटमेंट चेक कर लो, मेरा कैश बुक चेक कर लो, पासबुक चेक कर लो, मैंने 90 ही लिया। अरे भाई तूने बिल में दिखाया क्या? नहीं दिखाया ना, चुपचाप जो बिल पे है वही मान लेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, एक हो गया, ये हो गया फर्स्ट केस जहाँ पे डिस्काउंट्स सप्लाई करते वक्त या उसके पहले ही ऑफर कर दिया हो, जो कि एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन होते हैं, इसी वे ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन सेकेंड वाला थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है डिपार्टमेंट के लिए, अपने समझने के लिए नहीं। इसलिए वहाँ डिपार्टमेंट ने थोड़ी सी सख्ताई अपनाई है, स्ट्रिक्टनेस अपनाया है। हैव अ लुक। आपने सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया, एक बात बताओ, आपने सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया मतलब या तो कोई बल्क डील साइन की होगी उसके तहत दिया होगा, या आपने कुछ प्रीवियस एग्रीमेंट्स किए होंगे कि तूने अगर इतना माल उठा लिया, 3 महीने में इतना माल खरीद लिया तो तुमको डिस्काउंट देंगे, वो समझ में आता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तुमने एवे ही डिस्काउंट दे दिया, तो वो समझ में आता है क्या? नहीं ना। जैसे तुम्हें नहीं आता, डिपार्टमेंट को भी नहीं आता। हैव अ लुक। इफ इट इज पोस्ट सप्लाई, सप्लाई करने के बाद, तो आपको चेक करना है इन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। अब देखो आपको तीनों चीज़ देखनी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। देखो तीनों के बीच में एंड है। क्या आप जो सप्लाई के बाद डिस्काउंट दे रहे हो, क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जिस्ट करती थी टाइम ऑफ सप्लाई के टाइम पे? यानी कि आपने तब कुछ बात की थी उससे कि इतना सप्लाई ले लेगा तो कितना डिस्काउंट दे दूंगा, या ये हुआ तो ये कर दूंगा। क्या आपने ये सब बातें उससे की थी? अगर आपने ये बातें की थी तो सेकेंड चीज़ चेक करनी है, क्या हम इस डिस्काउंट को इस इनवॉइस से लिंक कर सकते हैं? कुछ ना कुछ इनवॉइस में भी मेंशन किया होगा कि ये, और आपको टर्म्स में बता के रखा होगा कि इतना सप्लाई हुआ तो तेरे पूरे जो इनवॉइस वैल्यू बना है उस पर 2% और डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि इनवॉइस से लिंक हो रहा है, इनवॉइस के कनेक्टेड है या हवा में चल रहा है। तो यानी कि टर्म्स कंडीशन एग्जिस्ट करती थी सप्लाई के दिन, प्लस कहीं ना कहीं इनवॉइस से कनेक्टेड भी हो रहा है वो, प्लस प्रोपोर्शनेट आईटीसी इज रिवर्स्ड बाय रेसिपिएंट। ये क्या है? आईटीसी चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आईटीसी का पहले पढ़ चुके हैं। आप जब अपना सामान किसी को बेचते हो, गुड्स किसी को बेचते हो, सर्विस किसी को ऑफर करते हो, सामने वाला बंदा आपके बिल पे जो जीएसटी लिखा होता है वो अपने आईटीसी में क्लेम करता है। तो अगर आपने पहले 100 रुपये का बिल दिया था, अब आप 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो जो कि लिंक्ड भी हो रहा है इनवॉइस से, टर्म्स कंडीशन में लिखा हुआ भी था, तो बंदे ने 100 पे जीएसटी ना क्लेम करके, आईटीसी ना क्लेम करके 90 पे ही क्लेम करना चाहिए। मतलब 10 रुपये का उसने रिवर्सल कर देना चाहिए, 10 रुपये का जितना आईटीसी बनेगा वो उसने रिवर्स कर देना चाहिए। अगर उसने रिवर्स नहीं किया मतलब वो क्रेडिट ले रहा है, अगर वो क्रेडिट ले रहा है तो इन दैट केस तुम उस डिस्काउंट को अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अगेन रिपीट, 3 कंडीशंस कौन सी देखनी है सप्लाई करने के बाद अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो। द फर्स्ट वुड बी, क्या वो टर्म्स एग्जिस्ट करते थे सप्लाई किया उस टाइम पे। सेकेंड, आपको चेक करना है क्या वो इनवॉइस से लिंक्ड है। थर्ड, आपको चेक करना है कि जिसको सप्लाई किया रेसिपिएंट को, क्या उसने प्रोपोर्शनेट जितना डिस्काउंट दे रहा हूँ उतना आईटीसी रिवर्सल किया है। अगर ये तीनों कंडीशन मीट होती है तो फिर आप वाजिब हो, आप जेन्यून हो, तो आप इस डिस्काउंट को एक्सक्लूड कर दो वैल्यू ऑफ सप्लाई से। लेकिन अगर इन तीनों में से एक भी चीज़ें नहीं होती है, मीट नहीं करती है, तो भैया हम उसको एक्सक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई से। तुम मुझसे पैसा लो ना लो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में उसको ऐड कर देंगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी एंड हमने इसको काफ़ी नॉर्मल और लेमैन लैंग्वेज में समझा है और पढ़ा है। नाउ व्हाट वुड आई रिक्वेस्ट इज, कृपया करके आप इमीडिएटली आगे ना सुनते हुए एक बार आपके पास जो मटेरियल है ICAI का तो ICAI का, या जो मतलब आपके पास फॉलो कर रहे हैं, एक बार उसको आप देख लो, इतना कंटेंट माइंड में उतार लो एंड फिर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा, नोट्स को नोट किया होगा और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेफरेंस कर लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे वाले पार्ट में, विच इज़ द पार्ट ऑफ रूल्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली पार्ट की बात कर रहे हैं इन चीज़ों में कि इन चीज़ों के लिए हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेंगे। अच्छा, ये कुछ लोग पूछ लेते हैं, सर ये डिस्काउंट कैसे देते हैं, बिल तो पहले ही बन गया है, अब डिस्काउंट कैसे देते हैं?
वाया क्रेडिट नोट। कैसे? वाया क्रेडिट नोट। अब क्रेडिट नोट मतलब क्या है, ये तो एक कॉमर्स के बच्चे को पता ही होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ये भी हम आगे का चैप्टर उसमें कवर करने का ट्राई करेंगे, बट आई होप आपको पता हो क्रेडिट नोट मतलब क्या होता है। नहीं पता हो तो स्टिल यू कैन कॉमेंट, विल ट्राई टू एक्सप्लेन देयर, और नहीं हो पाया तो वी कैन मेक अ शॉर्ट वीडियो 4-5 minutes एंड वी कैन डिस्कस इट आउट। ओके, कमिंग लाइन बाय लाइन। सबसे पहली बात कर रहे हैं कंसिडरेशन नॉट होल्डी इन मनी। आपने अब याद रखना, हर एक ट्रांजेक्शन आपको इसी वे से देखना है, इंडिपेंडेंट वे से देखना है, किसी पर डिपेंडेंट होकर नहीं देखना है। तो चेक करो, आपने जो सप्लाई किया, मैंने जो सप्लाई किया है मेरे कस्टमर के साथ या मेरे रेसिपिएंट के साथ, वहाँ कंसिडरेशन होल्डी इन मनी नहीं है। मतलब मैंने क्या कहा है भाई, जब वही फर्स्ट एग्जांपल, 1000 रुपये का बॉटल है तो एक काम का 700 रुपये का कैश दे दे और 300 रुपये का तेरे पास एक पुराना आईफोन पड़ा है वो दे दे। 300 का कोई आईफोन नहीं आता है पुराना, जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। तो लोगों के मुंह में पानी आ गया। आई रिपीट, 1000 रुपये का क्या था, बॉटल था। मैंने कहा 700 रुपया कैश दे दे और 300 रुपये के बदले ना मुझे तेरा आईफोन दे दे। अब एक बात बताओ, ऐसे केस में आपने बिल तो 700 का ही बनाया है या आपने बिल कितने का भी बनाया है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना यहाँ पे। क्योंकि डिपार्टमेंट जो सामान आप बेच रहे हो, जो सप्लाई आप कर रहे हो, डिपार्टमेंट उसका ट्रू वैल्यू कैसे निकालेगा आपके उस इस इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन के बेसिस पे या सप्लाई के बेसिस पे या आपके बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे? पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहाँ डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई किया रूल्स कि भाई अगर तुम इज्जत से खाली पैसे में डील नहीं करोगे, ये लेकिन पैसा मतलब क्या, मनी मतलब सिर्फ कैश क्या नहीं है। मनी का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो इस चैप्टर में भी जो इनिशियल डेफिनेशंस हैं वहाँ आपको मनी का डेफिनेशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको खुद दिखा देता हूँ कि आप लोग बहुत आलसी हो। ये है हमारा चैप्टर, देखो अब तक अपने ये सब चीज़ें कवर की हैं। एजेंट का मतलब क्या, ये सब तो ठीक है। ये देखो मनी, मनी मतलब क्या क्या, आपका कोई भी लीगल इंडियन लीगल टेंडर का नोट वगैरह जो होते हैं वो, फॉरेन करेंसी, चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, ये सब कुछ का NEFT डिजीज है, वो सब कुछ आ गया मनी के अंदर, ठीक है। ये सब मनी है। तो मनी मतलब एग्जाम में कैश मत ढूंढते बैठना, चेक मत ढूंढते बैठना, ये सब कुछ मनी है। कमिंग बैक अगेन टू द रूल, तो यानी अगर आपने कंसिडरेशन लिया है और वो सिर्फ मनी में नहीं है, मनी के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, हो सकता है पार्शियली कुछ और चीज़ें या कंप्लीटली कुछ और चीज़ें, फ़र्क नहीं पड़ता, बस कंप्लीटली मनी नहीं है, तो ये रूल 27 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और ये रूल आपको देखो अप्लाई करना इन अ सीक्वेंस, यानी कि पहले आपको पॉइंट नंबर 1 चेक करना है। अगर 1 से आपको आंसर नहीं आ रहा, वैल्यू सप्लाई नहीं मिल रहा, तो 2 पे जाना है, नहीं मिला तो 3 पे, नहीं मिला तो 4 पे जाना है, ठीक है। नंबर 1 क्या है, ओपन मार्केट वैल्यू देखना है। सिंपल सी कहानी है और लॉजिकल भी लगती है ना, कि भाई डिपार्टमेंट बोलेगा तुम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या बहुत हेर फेर कर रहे हो, आधा अधूरा कैश ये वो सब कर रहे हो। मेरे को जानना है कि इस तुम्हारे इस गुड्स का, तुम्हारे सप्लाई का मार्केट वैल्यू क्या है। इसका नाम क्या रखा, ओपन मार्केट वैल्यू। अगर ओपन मार्केट वैल्यू मिल गया तो वैल्यू सप्लाई आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर हम ऐसा सप्लाई कर रहे हैं जिसका ओपन मार्केट वैल्यू पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये नया प्रोडक्ट बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया, ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में, कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वहाँ डिपार्टमेंट क्या बोला, कोई बात नहीं बेटा आजा। सेकंड क्या है, कंसिडरेशन इन मनी, यानी कि वो जो 700 रुपया था वो प्लस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड, जो काइंड में मिला है ना उसका कितना अमाउंट है वो तो मालूम कर सकते हैं हम लोग। अगर वो मालूम कर सकते हैं तो दोनों को प्लस कर देंगे और वो बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। सॉरी, अब देयर आर हाई चांसेस कि वो जो बदले में दे रहा है, एग्जाम्पल उसने बहुत पुराना आईफोन दिया मेरे को, आईफोन 4S दिया है, उसकी वैल्यू कहाँ से निकालूं आज की डेट में, कोई वैल्यू मुझे मिल नहीं रही है उसकी। उसने खरीदा आधा पेटी में, आज बेच रहा है कुछ और, क्या पता। अगर वो वैल्यू निकालना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कोई मार्केट नहीं है उस चीज़ का जहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे हम फंस गए।
जान दो, थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। वैल्यू ऑफ सप्लाईज ऑफ काइंड एंड लाइक क्वालिटी, कि क्या इसके जैसे जो कुछ इसने सप्लाई किया है जिसकी वैल्यू नहीं निकाल पाए पिछले 2 स्टेप में, तो थर्ड स्टेप में चेक करेंगे क्या इसके जैसी कोई और चीज़ है जो मार्केट में बिक रही है, क्या उसकी वैल्यू हमको पता है। इसको कहते हैं सप्लाई ऑफ लाइक एंड काइंड क्वालिटी। अगर इसके जैसा कुछ और है तो उसकी रेट क्या है, हम उसको ही क्या मान लेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब सपोज करो ये तीनों से आंसर नहीं आया तो सर क्या करें, तो देखो आपके पास चौथा ऑप्शन क्या है, कंसिडरेशन इन मनी, जो कैश में आया या जो मनी में आया तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मनी में 2 रुपये आया, 200 रुपये आया, चाहे 0 रुपये आया, वो तो सॉर्टेड है। जो इन काइंड में आया है, इन काइंड में आया है, वो जो आईफोन काइंड में आया है, तुम क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकालेंगे एज पर रूल 30 और रूल 31 इन दैट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या, पहले रूल 30 से ट्राई करेंगे और रूल 30 से नहीं आया तो रूल 31 से ट्राई करेंगे। आई अगेन रिपीट, वी आर लर्निंग रूल्स टू कैलकुलेट value of supply in specific special conditions. The first condition is wherein the consideration is not wholly in money. Now consideration not wholly in money, we have the 4 conditions, the 4 way with which we can calculate value of supply, and the first way is open market value. If at all you do not have open market value, you will shift to the another segment wherein you will calculate value of supply with addition of consideration in money plus amount of consideration which is in kind. If at all you do not get answer with this first two, we'll shift to the third way wherein value of supply of kind and like quality would be taken into consideration to calculate value of supply. If at all you do not you do not get answers from all the 3 points, you will shift and you will go and knock the door of rule 30 and rule 31. And in that case, first of all you need to go to rule 30. If at all you don't get answer from rule 30, then you can shift to rule 31 and hopefully you will get the answer from rule 31. Now the next question is, sir rule 30 और 31 में क्या है। थांबा, अब भी पढ़ थोड़ी देर में, लेकिन उसके पहले ये देख लो कि ओपन मार्केट वैल्यू जो हमने सीखा है क्या वही यहाँ पे लिखा है। ओपन मार्केट वैल्यू इज फुल वैल्यू इन मनी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, बट ऑब्वियस सी बात है जीएसटी के टैक्सेस वैल्यू सप्लाई में नहीं आते, तो वो बोल दिया वो वैल्यू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो मार्केट वैल्यू जिसमें जीएसटी नहीं आए और जहाँ सप्लाई और रेसिपिएंट रिलेटेड नहीं है और उस टाइम पे क्या प्राइस चार्ज किया जा रहा है, वही होगी ओपन मार्केट वैल्यू। फिर था एक सीखा हमने लाइक एंड काइंड क्वालिटी। इसका मतलब क्या, लाइक एंड काइंड क्वालिटी का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस, एक ही तरह के सर्कमस्टेंसेस प्लस सेम तरह के वो जो गुड्स जो हम देख रहे हैं, जिस सब्स्टिट्यूट का हम लोग वैल्यू देख के हमारा वैल्यू निकालने का ट्राई कर रहे हैं, वो गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, क्वांटिटी, मटेरियल सब सेम होना चाहिए। एग्जांपल, मेरा ये बोतल प्लास्टिक का है, अब तुम जो लाइक एंड काइंड देख रहे हो वो कांच का बोतल है, तो क्या आप इन दोनों वैल्यू को काइंड एंड लाइक क्वालिटी मान सकते हो? द आंसर इज नो। ऐसा ही कुछ इसी तरह का एकदम क्लोजली कनेक्टेड, क्लोजली एसोसिएटेड कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी, क्वांटिटी सब मिलना चाहिए, उसको ही मानूंगा लाइक एंड काइंड, वरना लाइक एंड काइंड नहीं मानूंगा। ओके, अब हम कहाँ थे? हम थे रूल 27 में, और 27 ने हमको रेफरेंस 30 और 31 का भी दिया है, तो हम 28 से पहले 30 और 31 एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो बाद में भी दिक्कत देने वाले हैं बार बार। तो याद रहे 30-31 कब आएंगे पिक्चर में? जब इंडिविजुअल रूल से आंसर नहीं आ रहा तो हम दूसरे दरवाजे पे ठक ठक कर रहे हैं, इसका नाम है रूल 30। हैव अ लुक रूल 30 में क्या है। ये आ गए हम रूल 30 में। रूल 30 का फंडा बहुत सिंपल है, जो बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई शुड बी 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एक्विजिशन और प्रोविजन फॉर गुड्स या ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। भाई सिंपल सी कहानी, अपना पुराना कॉस्टिंग याद कर लो। आपने कुछ भी चीज़ बनाया उसका तो एक COP आया होगा ना, विच इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप 10% का प्रॉफिट मार्जिन तो लोगे कम से कम, उस मार्जिन को ऐड कर दो, जो वैल्यू आता है वो क्या बन गया, वैल्यू ऑफ सप्लाई। एकदम सिंपल। अब हालांकि देखो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिया है COP प्लस 10% का प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। हालांकि एक्ट में प्रोविजन में क्या लिखा है, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको कहीं अगर कोई थियरी लिखनी पड़ जाए तो आप यही लैंग्वेज यूज़ करोगे जो लैंग्वेज प्रोविजन में यूज़ की गई है बाय द लॉ मेकर्स। बट समझने के लिए क्या है आपको, हमें बात क्या है वो COP प्लस 10% विच इज़ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब एक बात सोचो, ऊपर के 3 से आंसर नहीं आया, चौथे में रूल 30 के पास भेजा और रूल 30 से आंसर आ ही जाना चाहिए। अरे भैया तुमने जो तुम्हारा गुड्स बनाया है तुमको ये तो पता ही होगा ना कि इस गुड्स को बनाने का कॉस्ट क्या लगा है, उसमें 10% ऐड कर दिया, बन गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखो मजे, वहाँ पे क्या लिखा था रूल में, साफ साफ क्या लिखा था कि अगर रूल 30 से भी आंसर नहीं आया तो आप 31 के पास भी जा सकते हो। 31 में आप क्या बचा होगा देखते हैं। 31 रेसिडुअल मेथड, value of supply is determined using reasonable means consistent with the principles and general provisions of section 15 and evaluation rules. This is, देखो उसका नाम भी क्या लिखा है, बेस्ट जजमेंट मेथड। अरे भाई इतना सब ऑप्शन तेरे को दे दिया, अगर इससे भी तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा ना तो भाई बेस्ट जजमेंट लगा लो, नॉर्मल प्रोविजंस को मद्देनजर रखते हुए, रूल्स को मद्देनजर रखते हुए एंड उसके बेसिस पे वैल्यू निकालो, वही बन जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। अभी अलग बात है कि तुमने जिस बेसिस पे निकाला है, अगर डिपार्टमेंट को शंका हुई तो वो आपको नोटिस भेज सकता है और नोटिस पे आपको रिप्लाई करना पड़ेगा कि आपने किस बेसिस पे इस वैल्यू ऑफ सप्लाई को निकाला है। लेकिन वो पर्टिकुलर पार्ट इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, वो पार्ट आगे आने वाला है असेसमेंट वाले पार्ट में। फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम क्या देख रहे हैं, कुछ नहीं आया तो हम बेस्ट जजमेंट मेथड लगा के हम वैल्यू सप्लाई निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो 30 और 31 याद रहे, यूज करना है सीक्वेंस में, पहले 30 से निकालो, 30 से आंसर नहीं आया तो 31 के पास जाना है। ओके चलते हैं अपने कंटिन्यूएशन में। रूल 27 इज डन, कमिंग टू रूल 28। सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्सन। ठीक है, एक तो था वहां पे, एक सेकेंड, ओके सो एक तो था अपना कहाँ पे, जहाँ पे अपन ने ऊपर देखा था रूल 27, जहाँ पे कंसिडरेशन क्या था, सिर्फ पैसा नहीं था, कुछ और भी था। अब यहाँ पे हो सकता है कंसिडरेशन सिर्फ पैसे की बात ना हो, कंसिडरेशन पैसे में हो, लेकिन यहाँ पे सप्लाई किसके बीच में हो रहा है, दो ऐसे लोग के बीच में जो कि रिलेटेड है या फिर डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। डिस्टिंक्ट मतलब क्या था, आप ही का सेम रजिस्ट्रेशन किसी और स्टेट में या किसी और ऑफिस पे जिसका अलग सेपरेट GST नंबर है, और आप आपस में खुद के ही फर्म में, खुद के ही कंपनी में, खुद के ही इंस्टीट्यूट में, खुद के ही फर्म में अगर आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो क्या कहा जाता है, सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। आप अपनी ब्रांच से डीलिंग कर रहे हैं, क्या मतलब सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन क्या है, अगेन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, डेफिनेशन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलते हैं आगे। सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट रिलेटेड पर्सन है, हालांकि यहाँ पे अदर देन एजेंट, एजेंट वाला पार्ट अलग से आएगा नीचे, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया है। तो दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट एंड रिलेटेड पर्सन एंड नॉट एजेंट। एजेंट अलग से पढ़ेंगे। यहाँ देखो क्या ऑप्शन है, यहाँ पे ना दो तरह के ऑप्शन दिए हैं डिपार्टमेंट ने। सर क्या ऑप्शन दिए हैं, द फर्स्ट वन इज ऑप्शन नंबर 1। लेट्स हैव ऑप्शन नंबर 1 का लुक लेते हैं क्या बताना चाह रहा है। आप सीक्वेंस में यूज़ करोगे, यानी कि पहले 1 पे जाओगे। अब आपके लिए समझना सिंपल हो गया बिकॉज आपने मेजॉरिटी पार्ट समझ लिया 27 के टाइम पे। पहले यू विल कैलकुलेट ओपन मार्केट वैल्यू आपको मिल रहा है क्या। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं मिल रहा है तो आप क्या चेक करोगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक एंड काइंड क्वालिटी। ठीक है, ओपन मार्केट देख लो, नहीं मिला तो लाइक एंड काइंड देख लो, नहीं मिला तो भाई इसलिए चले जाए रूल 30-31 के पास इन ऑर्डर। तो पहले 30 के पास तो फिर 31 के पास। 30-31 क्या है हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, सेम है वही। नाउ ये तो ऑप्शन 1 था। ऑप्शन 2 क्या है इनके पास, अगर तुम्हें ये ऑप्शन 1 में से आंसर नहीं मिलता है, या तुमको पसंद नहीं आता है, या तुमको मज़ा नहीं आता है, या तुम्हारा मन नहीं है, तो तुम ऑप्शन 2 पे जा सकते हो। ऑप्शन 2 में क्या बोलती है, वेयर
goods are intended, where goods are intended for further supply by recipient. ये मेरी बॉटल है, ये मैं XYZ पर्सन को दे रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, और ये पता है ऑलरेडी कि ये बंदा जिसको मैं दे रहा हूँ ना, ये भी आगे किसी और को सप्लाई करने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सबके लिए है क्या? नहीं, डिस्टिंग्विश्ड पर्सन के लिए ही है। उसमें भी सब कैटेगरी क्या है कि अगर ये सप्लाई जो आप कर रहे हो ये फर्दर सप्लाई होने वाला है तो आपके पास ऑप्शन 2 भी है। अगर ये फर्दर सप्लाई नहीं होने वाला तो ऑप्शन 2 नहीं है। फर्दर सप्लाई नहीं है मतलब क्या? आप डायरेक्टली कंज्यूमर को, कस्टमर को बेच रहे हो, तो फर्दर सप्लाई थोड़ी करेगा बंदा, तो कंज्यूम कर लेगा। तो अगर आप फर्दर सप्लाई होने वाला है बाय द रिसिपिएंट, यानी जो आपको गुड्स ले रहा है उसके द्वारा, तो आपके पास ऑप्शन है सप्लायर हैज़ द ऑप्शन, ये सप्लाई नहीं है, सप्लायर कर देना इसको, सप्लायर हैज़ द ऑप्शन टू वैल्यू इट्स सप्लाई एट किस पे? 90% of the price charged by the recipient to its unrelated customer। अब ये जो बंदा है, अगेन देखो ध्यान से देखो, मैं हूँ सप्लायर, रेसिपिएंट है XYZ। ये XYZ मुझे पता है कि ABC को सामान बेचने वाला है, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं चाहूँ तो ये जो XYZ है मेरा रेसिपिएंट है जो ABC को बेचेगा, उस ABC को बेचने का 90% जो है ना वो मैं अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई ले सकता हूँ। अगेन रिपीट, कंफ्यूज मत होना। सप्लायर दे रहा है रेसिपिएंट को और रेसिपिएंट अपने कस्टमर को देगा, तो जो ये रेसिपिएंट अपने कस्टमर को जो देगा, जिस प्राइस में देगा, वो प्राइस का 90% मैं बना सकता हूँ मेरा वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर मेरा मन है तो। ठीक है, बस ये याद रहे कि जिस कस्टमर को ये दे रहा है दैट कस्टमर शुड नॉट बी रिलेटेड वन। इसका मतलब ये चेन तब तक जा सकती है जब तक सामने वाला बंदा अनरिलेटेड ना हो जाए, रिलेटेड ना रहे। रिलेटेड आया तो क्या हो गया, फिर फंस गया वापस से, तो वो ऑप्शन नहीं आएगा फिर उसके पास में। ऑप्शन सिर्फ तब रहेगा जब मैं सप्लायर अपने रेसिपिएंट को दे रहा है और रेसिपिएंट किसी और अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई करने वाला है, तो उस अनरिलेटेड पर्सन सप्लाई जो करेगा उसके प्राइस का 90% कैन बिकम माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, दिस इज ऑप्शन। दूसरा, फिर तो मजे हो गए सप्लायर के। अगर उसको फायदा होगा तो ऑप्शन नंबर 1 लेगा, फायदा होगा तो ऑप्शन नंबर 2 लेगा। यस, मजे हो गए, क्या प्रॉब्लम क्या है? डिपार्टमेंट बोलता है इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, you choose whatever option you want to choose, okay? But देखो but आप जिसको अगर सामान बेच रहे हो, आप जिसको सप्लाई कर रहे हो, अगर वो रेसिपिएंट एलिजिबल है फॉर फुल ITC, तो फिर जो भी इनवॉइस वैल्यू है वो इनवॉइस वैल्यू वुड बी एक्सेप्टेड एज अ ओपन मार्केट वैल्यू, एंड वहाँ पे डिपार्टमेंट फिर आपसे कोई बहसबाजी छेड़छाड़ी करेगा नहीं। सर ये क्या बोल दिया सर, थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, ये बट वाला पॉइंट क्या आ गया? ध्यान से सुनो। देखो नॉर्मल सिचुएशन में होता क्या है, बाकी सब भूल जाओ, एकदम रिलैक्स करो, माइंड फ्रेश करो और सुनो। ये मेरा सामान है, समझो 100 रुपये का सामान है, 10% GST है, सिंप्लीफिकेशन समझने के लिए। इनवॉइस कितने का बन जाएगा? 110 का। 110 का ये इनवॉइस बन गया, और ये 110 का बनने के बाद में मैं किसी को दे रहा हूँ। सामने वाला बंदा क्या करेगा? अगर वो किसी और को बेच रहा है, मतलब वो खुद भी सप्लायर है अपने एंगल पे, तो ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपये का वो क्या करेगा? क्लेम लेगा, ITC लेगा, क्योंकि उसने परचेज पर टैक्स भरा है। अब इन दैट केस डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे 100 रुपये पे 10 रुपया GST भरूँ, या मैं 10 रुपये पे 1 रुपया GST भरूँ, या मैं 1 रुपये पे 10 पैसा GST भरूँ, डिपार्टमेंट को कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा अगर ये पूरा का पूरा क्रेडिट ये बंदा लेने वाला है। समझ रहे हो बात को? डिपार्टमेंट के पास तो एक पैसा भी नहीं आएगा ना, बिकॉज क्रेडिट का मतलब ही क्या होता है कि आपने सेल किया, 100 रुपये का सामान सेल किया, 10 रुपये का क्रेडिट है। अगर 10 रुपये वो क्रेडिट में क्लेम करने वाला है, तो 10 डिपार्टमेंट ने मुझसे लिया,
अब वो उसने यूटिलाइज कर लिया, तो डिपार्टमेंट को मिला कहाँ? डिपार्टमेंट को तब मिलता है ना जब वो बेचेगा और वो जब जो टैक्स भरेगा, फाइनल टैक्स भरेगा। दैट के डिपार्टमेंट ने सिंपल क्या बोला कि ऑप्शन रूल नंबर 28 के अंदर अगर ये सारी चीज़ों के बीच में अगर आप जिसको सामान बेच रहे हो वो आगे भेजता है और वो आपके पूरे सामान का ITC क्लेम कर रहा है, तो इन दैट केस हम आपसे तो मच नहीं करेंगे। आपने जितना भी बेच दिया हो, जितना आपने वैल्यू बना दिया हो, 10 का बेचा, 20 का, जितने का बेचा, उसको हम क्या मान लेंगे? ओपन मार्केट वैल्यू, बिना किसी भैंसबाजी के। आई होप समझ में आया एंड विथ नो दिक्कत। शानदार बारिश चालू हो गई है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 29। नाउ व्हाट इज रूल नंबर 29? सप्लाई मेड और रिसीव्ड थ्रू एजेंट। अब याद है ये रूल एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर गुड्स, नॉट फॉर सर्विसेज। अभी तक के सब रूल्स किस पे थे? गुड्स और सर्विसेज दोनों पे, बट ये केस में क्या है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे। अगेन यहाँ कैसे आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब देखो मेड और रिसीव्ड थ्रू एजेंट का मतलब क्या होता है? या तो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है, एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, तो इन दैट केस प्राइस कैसे चार्ज करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन तो देखो बहुत सिंपल है, तो आपको याद हो गया होगा। इन सीक्वेंस पहले आपको यूज करना है ईदर ओपन मार्केट वैल्यू, अगर वो नहीं यूज करना है तो ऑप्शन है और। अब देखो यहीं पे इंटरनल ऑप्शन हो गया है, तो ये सीक्वेंस 1 और 2 का है, और वाला तो ऑलरेडी और है कि ऑप्शन है। या तो आप OPV ले लो या फिर 90% ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द रेसिपिएंट टू हिज अनरिलेटेड कस्टमर। अगेन वही पुराना वाला पॉइंट आ गया जो अपने लास्ट रूल में सीखा कि सपोज करो प्रिंसिपल एजेंट को दिया और एजेंट किसी कस्टमर को बेचेगा जो कि अनरिलेटेड है, तो जो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है उसमें सप्लाई वैल्यू सप्लाई क्या लेंगे अपन? दैट कैन बी OPV या फिर द सेकेंड ऑप्शन द सप्लाई हैविंग इज कि भाई एजेंट जितने में कस्टमर को सप्लाई करेगा जो कि अनरिलेटेड कस्टमर होगा उसका 90% शैल बिकम माय वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब ये जो ऑप्शंस हमने यूज़ किया है, फर्स्ट में से आंसर नहीं आता है तो सेकंड सीधा बोल दिया, रूल 30 और 31 के पास जाओ इन दैट ऑर्डर। आई होप इतने रूल्स आपको समझ में आए। अच्छा, इसके अलावा और भी रूल्स हैं। वी हैव रूल नंबर 31A एंड सो ऑन, बहुत सारे रूल्स हैं हमारे पास में। बट आई होप एंड आई गेस एंड आई थिंक कि इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए इतने ही रूल्स आपके लिए इनफ है। आप इसको डाइजेस्ट कर लो एंड देन वी शैल मूव फॉरवर्ड टू अनदर रूल्स, जहाँ पे हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये सारे रूल्स एंड प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप इनको अपने अच्छे से अपने मन में ढाल लेते हो, अपनी रगों में बसा लेते हो, तो जब आप एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ोगे या जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम करोगे GST को लेके, यू विल फेस नो ट्रबल। बिकॉज ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोग काम करते वक्त तक भी नहीं सीखते और फिर कॉपी पेस्ट में लगे रहते हैं, गूगल में लगे रहते हैं। गूगल से काम होता है मगर स्लो, बिकॉज आप हर चीज़ को फिर रिसर्च करते हो, देखते हो, समझते हो, फिर अप्लाई करते हो। बेटर है ना अब भी समझ जाओ ताकि तकलीफ ना हो बाद में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आई होप यू फाउंड द लेक्चर हेल्पफुल। See you in the next lecture. Till that time, stay happy, stay safe, stay connected. Bye bye. Shubh Ratri. Shabba khair.